नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 2 में। इस सीरीज में हम निफ्टी 50 ये 50 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड नंबर 2 में हम टीसीएस के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेते हैं, टीसीएस। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो आइए अब इसका कुछ एक बार बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसमें 32% बीएफएसआई से आता है। बीएफएसआई आप समझेंगे कि बीएफएसआई वो होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज से इनका 32% का बिजनेस आता है। कंज्यूमर बिजनेस से इनका 15.9% से आता है। लाइफ लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से इसका 10.9% रेवेन्यू आता है। टेक्नोलॉजी और सर्विसेज से इनका 8.6% का रेवेन्यू आता है। और मैन्युफैक्चरिंग से इनका 8.5% का रेवेन्यू आता है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया से इनका 6.9% से रेवेन्यू आता है। और एनर्जी और रिसोर्सेज यूटिलिटी से इनका 5.6% का रेवेन्यू आता है। और रीजनल मार्केट एंड अदर सर्विसेज से इनका 11% का रेवेन्यू आता है। तो आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको उसमें कोई स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी इतनी डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण। और आप ये भी देखेंगे कि जिनके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे बीएफएसआई में आपको थोड़ी सी माइनस ग्रोथ है। कंज्यूमर बिजनेस में आपको 1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। लाइफ साइंस एंड सर्विसेज में आपको ईयरली 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में आपको थोड़ा सा नेगेटिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आपको 5.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन और मीडिया में भी आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एनर्जी रिसोर्सेज और यूटिलिटी और रीजनल मार्केट में भी आपको 4.8 और 4.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये तो हो गया इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। ये हो गया इनका ज्योग्राफिकल रेवेन्यू सोर्स। जैसे इनका नॉर्थ अमेरिका पार्ट से इनका 51% ऑफ रेवेन्यू आता है। लेटिन अमेरिका से इनका मात्र 2%। और यूके से इनका 6.5% का रेवेन्यू आता है। कॉन्टिनेंटल यूरोप से इनका आता है 14.9% का रेवेन्यू। और एशिया पैसिफिक मतलब भारत को छोड़ के जो ऊपर का रीजन होगा वो एशिया पैसिफिक में आता है। उन वहां से इनका 7.8% का रेवेन्यू आता है। और इंडिया से इनका मात्र 4.9% का। और मिडल ईस्ट कंट्रीज से इनका 2.2% का रेवेन्यू आता है। और आप देखें मिडल ईस्ट के एरिया में और यूके के एरिया में इनको ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे यूके में इन्हों ईयर ऑन ईयर 10.7% की रेगुलर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी आपको इन्हें और आपको मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी इनमें 15.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कोई कंपनी अगर किसी स्पेसिफिक रीजन में आपको लगातार ग्रोथ देखने आती है तो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर होती है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ करे तो भविष्य में भी आपको अच्छे खास रिटर्न दिखा सकती है। और ये उनका कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो गए जिन पे काम कर रहे हैं। जैसे एआई क्लाउड मोड पे काम कर रहे हैं। और ये आईओटी एंड डिजिटल इंजीनियरिंग पे भी काम कर रही है। साइबर सिक्योरिटी पे भी काम कर रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं भविष्य में आपको डिजिटल सेक्टर में आपको कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और जब आप इसमें देखें तो आपको इसमें काफ़ी बड़े बड़े इसमें क्लाइंट देखने को मिले। जैसे इनके जो वो क्लाइंट जो इनको $1 मिलियन का ईयरली रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनकी क्वांटिटी 1272 है। $5 मिलियन वालों की 188। और 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने वाले कस्टमर्स की काउंटिंग 483 है। और लगातार आपको इन सब में ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे आपको 61 क्लाइंट तो इनके ऐसे हैं जो इनको ईयरली $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और आप सभी क्लाइंट्स में देखेंगे तो आपको हर साल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो गए ये तो हो गए इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स जो इनको मोटा रेवेन्यू जनरेट करके देखते हैं। आप आइए हम इसका कुछ फंडामेंटल लिख देते हैं क्या कहते हैं। और आप यहाँ जब आके देखेंगे इनके की पॉइंट्स में तो आप देखेंगे इनके पास काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, एजोर, ओपन स्टैक, एडोब, इंटेल, बॉश, आईबीएम, एप्पल, ओरेकल और सीमेंट, साइमन टेक एक्सेट्रा। ये भी ये विश्व की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स और देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसके अलावा हम इसको कट कर देते हैं। मार्केट कैप 16 लाख करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पे 34 का, इंडस्ट्री पे 35 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से आपको ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रही है। ग्राम नंबर 853 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 45 होगा। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक अभी काफी ज्यादा भाग चुका है। पेट्रोस्की स्कोर 7 का, मतलब पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बैठ रही है। डेप्ट टू इक्विटी 0.09 है, मतलब डेप्ट के कारण इसमें फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। फेस वैल्यू के मतलब इसमें पूरी तरह से स्टॉक स्प्लिट हो चुका। आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड इसका 1.2% का है जो कि
इंडिकेट कर रही है कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट बना रही है और भविष्य में भी आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 51% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64% का, जो कि बहुत ज्यादा शानदार कह सकते हैं हम निवेश की दृष्टि से। नेट कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव 1893 करोड़ का, ईपीएस लास्ट ईयर का इनका 129 है, और लास्ट 5 ईयर की सेल्स कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ देखें तो 10.5% का, जिससे हमें ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक ठाक वैल्यू में कंपनी ग्रोथ कर दी है। तो ये तो हो गया इनका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू आईएम इसका, वो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके सेल्स में आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिले। जैसे 2017 में 1,17,000 करोड़ की सेल हुई थी, उसके बाद 2018 में 1,23,000 करोड़ की, फिर 2019 में 1,46,000 करोड़ की, फिर 2020 में 1,56,000, फिर 1,64,000, फिर 1,91,000, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,25,000 करोड़ की, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,40,000 करोड़ की उन्होंने नेट सेल करी है। ये तो हो गया इनका नेट सेल। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2016 में 24,000 करोड़, फिर उसके बाद 2017 में 26,000 करोड़, फिर 25,000 करोड़, फिर 2019 में 31,000 करोड़, और फिर 2020 में इन्होंने 32,000 करोड़ की नेट प्रॉफिट बुक किया था। और 2021 में जबकि कोविड का टाइम था, उस टाइम पे भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था 32,562 करोड़ का। और 2022 में इन्होंने 38,449 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, और 2023 में 42,000 करोड़ था, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट बुक किया 46,099 करोड़ का। अगर आपको कोई कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट जोन में आपको लगातार ग्रोथ दिखा रही होती तो वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है। कंपनी अगर पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो आपको फ्यूचर में भी अच्छे खासे रिटर्न बनाते हुए दिखा सकती है। तो ये तो हो गया कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि 71% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 12.35 की एफआईएस है, और 11% की डीआईएस शेयर होल्डिंग है, और 0.06% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, और मात्र 4.5% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें नेट देखें तो आपको 23% के आसपास इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात की, अगर आपको किसी स्टॉक में अगर आपको 50% ज्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और उस शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है, और आपको 15-20% ज्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल। आइए हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं क्या कहता है। इसके अलावा आ जाते हैं इसके चार्ट पे। ये इसका कुछ ऐसा चार्ट है जिसमें हमने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। जब आप इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप देखेंगे ये अभी वर्तमान में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका ऑल टाइम आता है 4,563 के आसपास, और करंट ट्रेडिंग प्राइस का 4,997 है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 4,007 रुपए के आसपास, सेकंड सपोर्ट आता है 3587 के आसपास, और थर्ड और लास्ट सपोर्ट आता है इसका 2,948 के आसपास। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए हम इसका आरएसआई देखते हैं। इसका आरएसआई देखें तो आप इसको आरएसआई करंट में वीकली चार्ट पे आपको 68 के आसपास शो हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में आपको आने वाले समय में इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। और जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो आपको इसका ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में आपको आने वाले समय में सेलिंग देखने को मिल सकती है, और स्टॉक के प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए एक बार मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं कि मार्केट में इसके स्टॉक के प्रति अभी क्या सेंटीमेंट है वर्तमान में। इसके लिए हम आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे टीसीएस। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे और इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे, जब इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें जो टोटल ट्रेड हो रही है इसमें आपको डिलीवरी परसेंट अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 62%, उससे पहले 62%, उससे पहले 63%, उससे पहले 66%, उससे पहले 60%, फिर 57%, फिर 61%, फिर 63%, फिर 64%, फिर 63%, फिर 64%, 70%। मतलब आपको जितनी भी नेट ट्रेड हो रही है उसमें डिलीवरी परसेंट आपको 50, 60, 70% के आसपास देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहली बात की, अगर आपको किसी स्टॉक में टोटल ट्रेड का डिलीवरी परसेंटेज अगर आपको 50-60% ज्यादा देखने को मिला लगातार, तो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म की दृष्टि में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाते दिख सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट। आइए हम देखते हैं हमारे को इसमें कोई निवेश करना हो तो उसमें हम क्या कैसे करने का देखेंगे। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अगर मेरे को पर्सनली इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं इसमें 3 पार्ट में करने का देखूंगा, 40, 30 और 30 के रेशियो में। जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 4,7 के पास 40% कैपिटल के साथ, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसे लगभग 12% की गिरावट पे है। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 30% कैपिटल के साथ 3580 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 20% की गिरावट पे है। थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी मेरी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ 3,000 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसे 35% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात की है, अगर आपको किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वो गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
यदि आपको किसी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।